तो जैसे उन्होंने इंडियन पासपोर्ट देखा ना, तभी तुरंत किसी को फ़ोन लगाया होगा, शायद इमिग्रेशन वाले बंदे को। पर इमिग्रेशन में मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं किए, पर वो एयरलाइन वालों ने मुझे बहुत क्वेश्चन किए भाई। 15-20 मिनट तक खड़ा रखा मुझे, और सब मेरी तरफ ही देख रहे थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन इन ट्रांजिट चैनल के एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में। तो मैं हूँ फैनम फैन का एयरपोर्ट कंबोडिया में, और जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं जा रहा हूँ एक और नई कंट्री वियतनाम के लिए। तो फाइनली ये अपना आखिरी दिन है फैनम फैन कंबोडिया में, और मज़ा आया भाई। कंबोडिया ओवरऑल मेरी 15 दिन की ट्रिप थी, पर मुझे बहुत मज़ा आया। एक्चुअली मैं जाने वाला था कल 21 तारीख को, पर कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि मैं एक्चुअली कल जा नहीं पाया। वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगा। पर ओवरऑल मैं कंबोडिया का एक्सपीरियंस बता दूँ तो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ना मेरी श्रीलंका की ट्रिप, जैसे आपको पता होगी, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि जस्ट कोविड के बाद मैंने शुरू किया था। तो क्या था कि लोग डरते थे लोगों से बात करने के लिए, ज़्यादा कुछ घुल मिल नहीं रहे थे, और फॉरेनर्स ज़्यादा नहीं थे। तो मुझे उतना मज़ा नहीं आया था श्रीलंका में। पर भाई कंबोडिया ने मेरी थिंकिंग टोटली चेंज कर दी है। मज़ा आया 15 दिन, बहुत कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि कंबोडिया बहुत अच्छा है। मतलब इंडिया जैसा तो नहीं है, खाना में बहुत तकलीफ़ हुई मुझे, पर यही तो खूबसूरती है भाई सफ़र की। और एक्चुअली ना मैंने कैमरा तो पहले से ही निकाल के रखा था, पर मुझे एक रिक्शा वाला ऐसा मिल गया, टुक टुक ड्राइवर की, यार भाई वो बहुत गंदी तरह से पी रखी थी उसने, और उससे भी गंदी तरह से वो चला रहा था। तो भाई मेरे का तो मतलब कुछ रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं हुआ। और अभी आज तारीख है 22 मई 2022, और मैं फ़्लाई करने वाला हूँ यहाँ से होचिमिन सिटी, जो कि फैनम फैन सिटी से होचिमिन सिटी ट्रैवल कर रहा हूँ। और अभी बजने वाले ऑलमोस्ट 5, और मेरी 8 बजे की फ़्लाइट है। और आप देख पा रहे हो कि कोई नहीं है भाई काउंटर्स पे। तो मैं आपको वियतनाम के वीज़ा, मतलब वियतनाम में एंट्री रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली वियतनाम ने 4-5 दिन पहले ही, आई थिंक 1 वीक पहले, जो कोविड के जो RT-PCR और रैपिड PCR टेस्ट करने पड़ते थे, उसको ड्रॉप कर दिया है। तो आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप वियतनाम आ रहे हो किसी भी कंट्री से, तो आपको कोई भी रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि अच्छा है। क्योंकि यहाँ कंबोडिया में आप RT-PCR करवाने जाते हो तो आपको पड़ेगा आई थिंक $70-80 में। वो भी आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हो। तो अगर आप बिना अपॉइंटमेंट के गए तो आपको $120 तक भी लग सकते हैं। तो मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने 1-2 गलतियाँ की थी, जो मैं आपको अभी शायद बोर्डिंग शुरू हो गई तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या, और एक्चुअल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वियतनाम एंटर करने के लिए किसी भी कंट्री से। सो फाइनली हमने बोर्डिंग पास ले लिया है, और इमिग्रेशन भी हमने क्लियर कर दिया है। और यार मुझे थोड़ा दुख होता है जब इंडियंस को कुछ ज़्यादा ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि यहाँ मैं आया ना, तो सबसे ज़्यादा देर मेरे केस में लगी, मुझे लगता है तब तक। मेरे पीछे भी शायद एक बंदा इंडियन था, तो उन्होंने सिर्फ मेरे ही केस में क्या किया कि मेरा पासपोर्ट नंबर उनके वो उसमें लिखा, क्या बोलते हैं वो, कुछ कॉपी थी उसमें। मेरा पासपोर्ट उन्होंने लिया, और मतलब 15-20 मिनट तक सब चेक किया। मेरे से रिटर्न टिकट मांगी, किसी से रिटर्न टिकट नहीं मांगी थी। मेरे आगे वाले पैसेंजर से उनसे भी रिटर्न टिकट नहीं मांगी। तो जैसे उन्होंने इंडियन पासपोर्ट देखा ना, तभी तुरंत किसी को फ़ोन लगाया होगा, शायद इमिग्रेशन वाले बंदे को। पर इमिग्रेशन में मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं किए, पर वो एयरलाइन वालों ने मुझे बहुत क्वेश्चन किए भाई। 15-20 मिनट तक खड़ा रखा मुझे, और सब मेरी तरफ ही देख रहे थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता यार, क्यों होता है पता नहीं। अभी चलो छोड़ो, वो बहुत लंबी बात है। तो दूसरा कुछ डॉक्यूमेंट लगा नहीं। सो अगर आप वियतनाम आ रहे हो तो सिर्फ रिटर्न, मतलब ऑब्वियसली पासपोर्ट,
अपने वीज़ा, अपनी टिकट और रिटर्न टिकट, सिर्फ इतना मांगते हैं। और शायद कुछ कुछ केसेस में वैक्सीन सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ जाए। तो ये सब थी कंबोडिया की इमिग्रेशन। मैं कंबोडिया के इमिग्रेशन पे क्यों इतना ज़ोर दे रहा हूँ, क्योंकि एक दो फ्रेंड्स थे मेरे जो मेरे जान पहचान वाले थे, उनको सिर्फ जाने में भी इतना प्रॉब्लम किया था। उनसे जाने के लिए भी पैसे मांगे, मतलब वो देखना चाहते थे कि आपके पास कितने कैश है वो करके। तो इसलिए मैं थोड़ा कंबोडिया के इमिग्रेशन और एयरलाइन काउंटर पे था ना, मैं भाई मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि यार मैंने इतने सवाल एयरलाइन से एक्सपेक्ट नहीं किए थे, जो कि आप एग्ज़िट कर रहे हो किसी भी कंट्री को। तो चलो भाई, अंत भला तो सब भला, यही हम तो सोचते हैं। तो बस आ गए अभी, ये वाला जो पीछे 9 गेट है, 9 नंबर का, वहाँ से हमें फ़्लाइट पकड़नी है और अभी शुरू हो जाएगा काउंटर। तो पकड़ते और सीधे चलते वियतनाम हो ची मिन सिटी। और एक बात मैं कहना भूल गया कि मैंने जो रिटर्न टिकट करवाई है वो मैंने करवाई है onward.com से। तो मतलब 48 आवर्स तक वो वैलिड रहती है PNR, और फिर स्क्रैप हो जाता है। तो वही करवाई थी। इट्स काइंड ऑफ फेक टिकट, और मैंने ओरिजिनल टिकट नहीं करवाई। तो अभी मुझे नहीं पता कि मैं वियतनाम से कहाँ जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि यही टिकट चला लेते हैं, तो और चल भी गई। तो अच्छा है हमारे लिए, $10 में 700 रुपये में काम हो गया अपना। क्योंकि क्या होता है, फिर आप फुल्ली रिफंडेबल टिकट भी करवाते हो, जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि वही करवानी चाहिए। पर मेरे जैसे भाई ट्रैवलर के लिए क्या रहेगा, मतलब कि नहीं है यार हमारे पास इतने पैसे कि यार 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये रोक के रखे, फिर वेट करे रिफ़ंड का। तो इसलिए मैंने ऑनवर्ड वाली टिकट करवाई है, और वो देखते हैं कि वियतनाम में चलेगी या नहीं। इन हो ची मिन। तो इसे कहते हैं भाई इमिग्रेशन। मुझे यहाँ इमिग्रेशन पे कुछ नहीं पूछा, सुपर बटरी स्मूथ इमिग्रेशन ऑफ वियतनाम। मज़ा आ गया भाई, एक सवाल नहीं पूछा उन्होंने मेरे से, मास्क निकालने को बोला और सिर्फ फ़ोटो खींचा। और फ्लाइट की बात करूँ यार, फ्लाइट इतनी गंदी थी ना, मतलब क्या बोलूँ क्या मैं, कि आपके कान के ऊपर किसी ने एक हेयर ड्रायर लगा दिया है 1 घंटे के लिए, सोच लो ऐसे ही। तो ये ना छोटा सा ही प्लेन था, मतलब दो प्रोपेलर वाला था। तो उतनी हाई एल्टीट्यूड पे वो फ्लाई नहीं करता, तो नीचे नीचे फ्लाई करता। नज़ारे अच्छे थे, पर भाई इतना गंदा था ना, मतलब इतना कचरा था प्लेन में। मतलब हर जगह बाल चिपके हुए थे लड़कियों के, और गंदा था यार, मुझे तो नहीं पसंद आया। पर अभी क्या करें। और इतनी सी फ़्लाइट के उन्होंने लिए मेरे से 13,000 रुपये। तो मुझे तो भाई बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं लगी फ़्लाइट, और बहुत गंदी थी। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं मेरी लाइफ में ऐसी कोई फ़्लाइट में बैठूँगा। तो करेंसी एक्सचेंज करवाई हमने $100 की, जो कि पड़ी 23,200 के भाव से। मतलब 1 USD इज़ इक्वल टू 23,200 वियतनामी डोंग। और मेरे फ्रेंड ने यही बोला था कि यही सेम रेट चलता है सही सभी जगह, तो ऊपर से आपको एयरपोर्ट पे अच्छा रेट मिलेगा बाहर के जगह से। तो मैंने एयरपोर्ट से ही करवा लिया, और सिम कार्ड्स भी यहीं से ले लिया। मुझे मिला है 1 महीने के लिए 10 GB फास्ट डेटा, और उसके बाद ना नॉर्मल अपने जैसे जियो में कैसे ख़त्म हो जाता है, फिर नॉर्मल आप मैसेज कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो उस हिसाब से 10 GB डेटा मिला है,
जो कि पड़ा मुझे 420 रुपये में। थोड़ा महंगा है पर क्या करें अभी, कुछ आइडिया नहीं था, तो फिर मैंने वे टू गो कंपनी का ले लिया है। और फाइनली हम हैं हो ची मिन सिटी में भाई। ये थोड़ा बहुत सिंगापुर जैसा लग रहा है मुझे। सिंगापुर में ही उतरते ही ऐसी फीलिंग्स थी मेरी थोड़ी बहुत। गर्मी तो उतनी ज़्यादा नहीं है पर है, गर्म तो है भाई। अभी चलते बस स्टेशन पे, बस लेंगे और फिर निकल जाएंगे अपनी हॉस्टल में। हॉस्टल है हमारी स्पॉट ऑन 746 करके, जो कि यहाँ से 7-7.5 किलोमीटर दूर है। तो मैं ट्राई करूँगा कि कोई बस मिल जाए। देखता हूँ अभी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बस मिलती होगी। यहाँ नंबर्स तो लिखे हैं पर 153 और 192, तो 153 और 192 दो नंबर की बसें यहाँ से जो जहाँ मुझे जाना है वहाँ तक चलती है, पर बस कैसे मिलेगी वो पता ही नहीं मुझे यार। तो देखता हूँ अभी क्या कर सकता हूँ, वरना फिर ग्रैब ऐप से टैक्सी बुक कर लूँगा, 2 व्हीलर या कुछ। तो पीछे रही हमारी 152 नंबर की बस। और ये मेरे को जहाँ मेरी हॉस्टल है वहाँ बगल में ही छोड़ देगी और ग्रैब ऐप से बहुत सस्ती पड़ेगी। तो थम्स अप फॉर दिस। यहाँ से मेरी हॉस्टल है शायद 500 मीटर। मेरे से 10,000 डोंग लिए उन्होंने, जो मैंने इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किए तो 33 रुपीज़ निकल के आए। तो भाई 7 या 8 किलोमीटर के 33 रुपीज़ विद बैग्स। और आपको बैग्स का अलग पे करना पड़ता है, क्योंकि आप बैग सीट में रखते हो तो सीट रिजर्व हो जाती है, तो आपको बैग का अलग से पे करना पड़ेगा। बाकी यार सिटी तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो लगता है मज़ा आने वाला है यहाँ खाने के मामले में। भाई एशियंस तो हेड्स ऑफ है उनको। तो ये है सिटी अपना हो ची मिन। अभी देखते हैं, हॉस्टल में जाएंगे, फ्रेंड से मिलेंगे, फिर अगला कुछ प्लान करेंगे। अगर वियतनाम आए हो तो कपड़े लेना बनता है। कपड़े और जूते यहाँ बहुत सस्ते हैं, मैंने सुना है ऐसा। पीछे एक मार्केट गया, मुझे लगा कि अभी जाके आऊँ, पर नहीं, अभी नहीं जाएंगे। पहले हॉस्टल में जाएंगे, फ्रेश होंगे थोड़ा, फिर खाना वाना खाने के लिए निकलेंगे, तब ये सब देखेंगे। ये है अपना हॉस्टल। बाहर से इतना अच्छा नहीं है पर अंदर से ठीक है, और मैं आपको अंदर का थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ। हेलो तो ये है अपनी हॉस्टल, जो कि पड़ी है मुझे तकरीबन $4 की। तो उस $4 के हिसाब से अच्छा है। इस वीडियो को भाई यहीं ऐड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।